हेलो स्टूडेंट। तो बेटा हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं फिलहाल, वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। इस चैप्टर को हमने कल पढ़ा और कल इसमें हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में पढ़ा था। आप सब लोगों ने दो डेफिनेशन पढ़ी थी, एक तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन और एक इलेक्ट्रॉन इमिशन की डेफिनेशन, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन भी हम लोगों ने पढ़े थे। अब इस चैप्टर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के हम लोगों ने एक कल टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रॉन इमिशन। उसमें आपने देखा कि जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल की सरफेस से बाहर आ जाता है। इसमें इसको हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन नाम दिया था। 4 टाइप के इमिशन मैंने बताया, थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फील्ड इमिशन और उसके साथ बताया सेकेंडरी इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है कि आप मेटल की सरफेस पर जब लाइट को इंसिडेंट करते हैं, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं और मेटल की सरफेस से बाहर आ जाते हैं। इसको हमने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा था। इसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हर्ट्ज ने बताया था। अब मैं हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की आपसे बात करूं तो बेसिकली हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किया था। उन्होंने क्या की थी, 2 मेटल प्लेट्स ली थी। जैसे एक मेटल प्लेट ये हो गई भैया, एक मेटल प्लेट ये हो गई। इनसे आगे ले जाके 2 स्फीयर कनेक्ट कर दिए और इनको आगे ले जाके इंडक्टेंस कॉइल से कनेक्ट कर दिया और इंडक्टेंस कॉइल की हेल्प से इसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया। एक को पॉजिटिव दे दिया, एक को नेगेटिव दे दिया। यहां बेटा एक डिटेक्टर लूप होता है। ओके, हर्ट्ज ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करा के दिखाया था। तो इन्होंने क्या किया, 2 मेटल की प्लेट ले ली, आगे ले जाके 2 स्फीयर कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर क्या दे दिया, इसको वोल्टेज प्रोवाइड यहाँ पर कर दी। यहाँ एक डिटेक्टर लूप हो गया। जब यहाँ हाई वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड की गई, जब वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड की गई तो बेटा यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस हो गया और देखा गया कि वही स्पार्क यहाँ भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब भाई यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो आपने बोला सर यहाँ तो हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसको प्रोवाइड कर रखी थी। भाई हमने जाके इसको क्या कर रखा था, वोल्टेज प्रोवाइड कर रखा था, एक को प्लस का था, एक को माइनस का था। तो स्पार्क का प्रोड्यूस होना यहाँ पर हमारी समझ में आया। लेकिन वही स्पार्क जब यहाँ प्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर जो एनर्जी थी वो आगे जाके यहाँ ट्रांसफर हो गई। एनर्जी किसके फॉर्म में थी, ऑब्वियस बात है भाई यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई थी वो यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गई, यहाँ ट्रांसफर हो गई। ये आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर कराऊंगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको केवल इतना सा बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया और उनको यहाँ ट्रांसफर करके दिखा दिया और ये विद द हेल्प ऑफ स्पार्क किया गया। फिर उन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब मेटल प्लेट पर लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो ये जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ था ना, वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। आप बोले सर पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होने का मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली ये है कि जब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई तो लाइट के इंसिडेंट होने पर यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। भाई तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज़्यादा प्रोड्यूस हुई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज़्यादा प्रोड्यूस हुई तो स्पार्क पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया।
ठीक है बेटा। तो सिंपल सा हमने देखा कि जब मेटेलिक प्लेट पर हम क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो यहाँ पर जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो पहले कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाता है, जो बताता है कि यहाँ जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब ये निकला कि जैसे यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर निकल गए, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, ट्रेवल हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई और वो वहाँ पर आगे जाके ट्रांसफर हो गई, जिसकी वजह से स्पार्क ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। ठीक है बेटा। ये तो था हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको केवल बताया है कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को कैसे बताया था, हम केवल उसकी बात करेंगे। अब ये रहा बेटा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में एक्सप्लेनेशन। अच्छा, आगे जाके हॉलबॉक्स और लेनार्ड की बात करते हैं। हॉलबॉक्स और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने क्या किया कि भाई ये वैक्यूम चैम्बर ले लिया, वैक्यूम ट्यूब ले ली, यहाँ पर एक मेटल प्लेट ले ली यानी कैथोड ले लिया, यहाँ एनोड ले लिया, यहाँ पर क्या किया भाई, यहाँ पर लाइट इस पर इंसिडेंट करवाई। आगे जाके यहाँ करंट के मेजरमेंट के लिए माइक्रो एमीटर लगा दिया गया बेटा, और फिर आगे जाके इलेक्ट्रिकल सप्लाई कनेक्ट कर दी गई। उन्होंने देखा कि जब तक इस कैथोड पर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं हुई तब तक माइक्रो एमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई। माइक्रो एमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई, इसका मतलब यहां पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हुआ। और जब ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होना स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई वैसे ही माइक्रोमीटर में रीडिंग आना स्टार्ट हो गया। अब माइक्रोमीटर में रीडिंग आना स्टार्ट क्यों हो गया भैया? भाई हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई ये जो माइक्रोमीटर है इसमें रीडिंग आना स्टार्ट क्यों हो गया? तो उसको एक्सप्लेन उन्होंने किया कि भाई जैसे ही यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कराई गई वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। अब आपने देखा कि भाई इस वाली जो कलेक्टर प्लेट है या एनोड है उसको आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पहुँच जाते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल बेटा, उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली या वैक्यूम चैम्बर लिया, उसमें क्या किया, एक कैथोड ले लिया जिसको हम इमीटर प्लेट कहते हैं, एक एनोड ले लिया जिसको हम कलेक्टर प्लेट कहते हैं, इसको माइक्रो एमीटर से कनेक्ट किया और आगे जाके इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दी। उन्होंने देखा जब तक कैथोड पर या इमीटर प्लेट पर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कराई जाती तब तक यहाँ माइक्रो एमीटर में भी कोई रीडिंग नहीं आती है। कोई रीडिंग नहीं आने का मतलब सर्किट से किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस पर लाइट इंसिडेंट कराई जाती है वैसे ही माइक्रो एमीटर रीडिंग शो करना स्टार्ट कर देता है। और माइक्रो एमीटर का रीडिंग शो करना स्टार्ट करने का मीन्स क्या है कि भाई यहाँ पर हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया कि जब यहाँ पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। आपने एनोड को यहाँ इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर रखा है तो क्वाइट ऑब्वियस है ये इस पर कैसा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर बाकी हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा हर्ट ने और हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर यही बताया कि जब भी आप किसी मेटल की सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाता है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं बेटा तो एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया था, जैसे जब आप बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई इसमें गिलास का जार होता है, गिलास के जार में क्या होता है भाई, मेटल की रॉड फिक्स होती है विद द हेल्प ऑफ कॉर्क होती है भैया ये।
इसके ऊपर एक मेटल की नॉब या मेटल की डिस्क लगी होती है। नीचे क्या होते हैं भैया, यहाँ पर थिन गोल्ड फॉइल लगी रहती हैं। गोल्ड फॉइल के सामने टिन फॉइल लगी रहती है, जो कि इस एपरेटस की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। आपने पढ़ा होगा कि भाई जब हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू चार्ज मेटल की डिस्क पर, यहाँ से मेटल की रॉड पर, यहाँ से गोल्ड फॉइल पर चला जाता है। गोल्ड फॉइल पे सेम नेचर का चार्ज जाता है और वो डाइवर्ट हो जाता है। अब मैं आपसे कहूँ, सपोज करो कि भाई ये जो मेटल डिस्क है इसकी अगर हम किसी नेगेटिव जिंक प्लेट का यूज कर लेते हैं, नेगेटिव जिंक प्लेट का यदि मैं यूज करूंगा तो नेगेटिव चार्ज जिंक प्लेट से आपके रॉड से गोल्ड फॉइल पर जाएगा, गोल्ड फॉइल पर जाएगा तो दोनों पर सेम नेचर वाला चार्ज जाएगा, सेम नेचर वाला चार्ज जाएगा तो उनके बीच में रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज, ये होगा। फिर क्या किया गया कि भाई इस जिंक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट कराया गया, यानी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इंसिडेंट कराया गया। और जैसे इंसिडेंट कराया गया तो हमने देखा जो गोल्ड फॉइल ऐसे थी उनका डाइवर्जेंस धीरे 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 कम होने लगा। अब डाइवर्जेंस धीरे 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 कम होने लग गया, इसका मतलब क्या निकला भाई, डाइवर्जेंस के कम होने का मतलब ये है कि इनके बीच का जो रिपल्शन फोर्स है वो पहले के कंपेरिजन में कम होने लग गया है। रिपल्शन फोर्स पहले के कंपेरिजन में कम होने लग गया है, इसका मतलब क्या है कि भाई इन पर जो चार्ज है ना वो पहले से कम होने लग गया है, यानी जिंक प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज था वो पहले के कंपेरिजन में कम हो गया। अब नेगेटिव चार्ज कैसे डिक्रीज हुआ भैया, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। सपोज कीजिए पहले इस पर 10 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट था, 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए, तो पहले जैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी थी तो अब केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी रह गई। तो पहले के कंपेरिजन में कम नेगेटिव चार्ज रह गया है, और जब नेगेटिव चार्ज सर पहले के कंपेरिजन में कम रह गया है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि गोल्ड फॉइल पर भी कम चार्ज जाएगा, रिपल्शन फोर्स कम होगा और डाइवर्जेंस कम होगा। उसके बाद क्या किया गया कि लगातार इस पर वही अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट कराया गया, और अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट करा के देखा गया कि डाइवर्जेंस डिक्रीज होता जाता है, 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 फिर ये अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती हैं। क्यों आ गई, क्यों, क्योंकि जब आप लगातार यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तो लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं बेटा, और इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने से क्या हो रहा है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है वो कम होती जा रही है और धीरे धीरे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। आप तो लेकिन हाथ धो के पीछे ही पड़ गए भैया, हम तो भाई करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, आप लाइट इंसिडेंट करते रहे। तो पहले जैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी थी तो 9 हुए, 8 हुए, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 2 1 0, यानी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी खत्म होगी। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कौन सा चार्ज आने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा तो फिर से ये क्या होने लग जाएंगी, डाइवर्ज होने लग जाएंगी। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप से नेगेटिव जिंक प्लेट को कनेक्ट कर या कांटेक्ट में लाकर उसके बाद उस पर अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट करते हैं तो जिंक प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल पर अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और पॉजिटिवली चार्ज पर अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो बेटा उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखे, उन सारे एक्सपेरिमेंट से केवल एक ही कंक्लूजन हमारा निकलता है कि जब भी किसी भी मेटल की सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। ओके भैया, अब हम आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। उससे पहले हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ, उन इंपॉर्टेंट चीज़ों का आप सुनना समझना। हम बेटा यहाँ दो चीज़ों की बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं इंटेंसिटी और एक बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की। ओके, एक तो हम किसकी बात करेंगे, इंटेंसिटी की बात करेंगे लाइट की, और एक बात करेंगे लाइट की फ्रीक्वेंसी की। जब भी आप इंटेंसिटी की बात करेंगे तो
तो होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। जब भी हम कहते हैं कि भाई हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब यूनिट टाइम में जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल की सरफेस पर, उनका नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, इसको इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी आपको बताता हूं, थोड़ा पेशेंस रखें। फ्रीक्वेंसी की जब भी हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड होती है, एनर्जी ऑफ फोटॉन से रिलेटेड होती है। इसका मतलब जब भी आप कहते हैं कि आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि आप इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम को आप इंक्रीज कर रहे हैं। जब आप लाइट की इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम डिक्रीज हो जाएगा। जब आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो फोटॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आप बोलो सर इससे क्या फर्क पड़ा, इस इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम कहते हैं बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक पार्टिकल फिनोमिना है। पार्टिकल फिनोमिना का मीन्स क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम केवल और केवल तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जबकि लाइट का नेचर मैं कैसा मान के चलूंगा, पार्टिकल नेचर मान के चलूंगा। अगर मैं लाइट का पार्टिकल नेचर मान के चलता हूं तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूं, अदरवाइज इसको एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपको कराऊंगा। अच्छा देखिए, तो पार्टिकल नेचर में होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकल किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो वो जिस भी पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, उसको अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। यानी एक पार्टिकल को ही अपनी एनर्जी देता है। यानी जैसे किसी मेटल की सरफेस पर ये कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हमको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, जैसे मैंने यहाँ कहा। तो अगर यहाँ पर कोई एक फोटोन इंसिडेंट होगा सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाला, तो फोटोन क्या करेगा, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा और वो तुरंत ही वहां से क्या हो जाएगा भैया, एस्केप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जब सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी फिलहाल जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब आपने क्या किया कि आपने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। आपने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहले जब एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा था उसके आगे अब 2 फोटोन इंसिडेंट होने लगे, सपोज करो। अब 2 फोटोन तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो भैया क्या होगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो क्वाइट ऑब्वियस वो इलेक्ट्रिक करंट पहले से ज्यादा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। आपने क्या किया भैया, इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज कर दिया तो अब क्या हो रहे हैं भैया, 3 फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्किट में फ्लो करेंगे। तो अब जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो क्वाइट ऑब्वियस हो पहले से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि मैं जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इन 2 वर्ड्स पे डिपेंड करेगा। आगे इन 2 वर्ड्स के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर चलेगा, तो इसलिए मैं इनमें बहुत टाइम आपको यहाँ ले रहा हूँ। मैंने क्या करा, आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंक्रीज होगा। जितने ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे उतने ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। यानी इंटेंसिटी, थोड़ा सा मैं आपको इसको और लिख के बता देता हूँ जिससे और क्लियर होगा कि भाई अगर हमने क्या किया, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो क्या होगा,
नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस को बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख लें। अगर आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंक्रीज होगा तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से इसको आप रख लें। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं फ्रीक्वेंसी से क्या होगा। भाई अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूं कि भाई कोई फोटोन किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है ना, वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और पर सेकंड 5 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि इंटेंसिटी को तो चेंज किया नहीं, इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया तो 5 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं तो हमेशा 5 ही होते रहेंगे। लेकिन मैंने क्या किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। जैसे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा ना बेटा, वैसे इलेक्ट्रॉन की फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यानी 10 की जगह कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स तो इंक्रीज नहीं हुए क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा, फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यानी हम क्या बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे यहां पर और अच्छी तरह से समझेंगे। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये दो कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, एक कंसेप्ट बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। बिल्कुल दिमाग में रख लेना अच्छी तरह से। ये कंसेप्ट आप समझ गए, चैप्टर आप ये समझो कि 50% चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो चुका है। कंसेप्ट क्या है, अगर मैं इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं तो नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंक्रीज होते हैं तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है। और अगर मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन यहां पर आकर इंसिडेंट होगा। ओके बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब कंसेप्ट हमने सुन लिया, समझ लिया, तो अब जरा मैं दो डेफिनेशन और आपको बताता हूं। एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन। आराम से समझना बेटा अच्छी तरह से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब ये क्या आफत है भैया, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी नहीं मिल जाती। जब वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं भाई ये कोई मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस पर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यानी इसका वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, बाहर चला जाए। सुनना बेटा आराम से, वो अच्छी तरह से। अब मैंने सपोज करो कि इस पर कोई फोटोन इंसिडेंट कराया। अब जो फोटोन इंसिडेंट हुआ है ना बेटा, सपोज करते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज है, और मैं मान लेता हूं कि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जो इसकी एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो तो कैलकुलेट करके निकालनी पड़ती है बेटा, इक्वल टू h न्यू से, मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इसकी जो एनर्जी सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यानी तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हमको भाई अगर इसको बाहर निकालना है तो इसको एस्केप कराना है तो मुझे वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी तो इसको देनी पड़ेगी, और देने के लिए मुझे इसकी एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा। और एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, तो मुझे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैंने 1 हर्ट्ज की जगह कितनी कर दी, 2 हर्ट्ज कर दी। और 2 हर्ट्ज पर मैंने देखा कि भैया ये जो फोटोन की एनर्जी थी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई।
फोटोन तो अब भी नहीं निकल पाएगा। तो मैंने इसकी एनर्जी इंक्रीज की, सॉरी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की और जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज को 10 हर्ट्ज हुई वैसे ही इसकी एनर्जी फोटोन की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन यहाँ पर आया, उसने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। यानी वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बोलो साहब ने मिनिमम क्यों कहा? मिनिमम इसलिए कहा क्योंकि अगर 10 हर्ट्ज पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो भैया 11 हर्ट्ज पर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो 11 पे ही बाहर निकलेगा, 12 पे ही बाहर निकलेगा, 13 पर भी बाहर निकलेगा। तो 10, 11, 12, 13 सब में 10 वैल्यू कैसी है, मिनिमम है ना। तो इसका मतलब ये निकला कि एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये मैं बेटा डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आती हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, मेटल सरफेस से बाहर जा सकता है। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और बेटा इसको हम न्यू नोट से डिनोट करते हैं। किससे नोट करते हैं हम? न्यू नोट से। अच्छा, आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यू इजकल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। अगर आप फ्रीक्वेंसी को मिनिमम करना चाहते हैं तो बेटा वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आप चाहें तो यहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन में केवल क्या होगा कि यहां फ्रीक्वेंसी को आपने मिनिमम बोला था और वेवलेंथ को हम मैक्सिमम बोल देंगे। तो हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर बेटा? तो क्या डेफिनेशन हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ हम क्या बोल देंगे? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या टर्म लगाएंगे हम? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ के लिए क्या टर्म लगाएंगे हम भैया? मैक्सिमम वेवलेंथ। अब बेटा फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया था थ्रेशोल्ड को, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट। तो बेटा बहुत दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ बता दी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके बेटा, तो हम इस चैप्टर को जो पढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में, इसमें अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा ये चैप्टर हमारा यहाँ कंटिन्यूस चलता रहेगा। आपको पर डे इस तरह से मैं 25 to 30 मिनट्स के वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे आप किसी बैच या क्लासेज में लेते हैं, ये आपको पूरी साल के लिए मिलेगा, पूरे ईयर के लिए मैं आपको दूंगा। आपका कंप्लीट सिलेबस मैं कवर करा दूंगा यहाँ पर। तो बेटा आप लोग इसको रेगुलर देखिए। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको रेगुलर कंटेंट यहाँ पर मिल सके। ओके बेटा, तो आज की क्लास को हम फिलहाल यहीं कंक्लूड कर देते हैं। कल मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊँगा। ओके बेटा, बाय।